दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जब इंसान के पास अचानक से अच्छा खासा पैसा आ जाता है तो फिर उसके कई तरह के शौक भी बन जाते हैं और फिर इंसान अपने शौक और सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार हो जाता है और जब तक उसे होश आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ उसकी बल्कि कई लोगों की जिंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि एक 5 बच्चों का पिता अपनी नौकरानी के प्यार में ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुरादाबाद और इसी मुरादाबाद का एक कस्बा आता है कांठ और इसी कांठ कस्बे का रहने वाला है इदरीस खान। इदरीस जिसकी उम्र है लगभग 47 साल के आसपास। इदरीस की पत्नी का नाम है कनीजा बेगम। इदरीस के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा है शहजाद। इदरीस अपने ही इलाके में सिलाई फैक्ट्री खोल रखा है, जिसमें कपड़े सिलवाकर व्यापारियों को थोक भाव में बेचा करता है, जिससे अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। बात कर रहा हूं मैं 11 अप्रैल की। दरअसल इदरीस अपने व्यापारियों से पैसा लेने के लिए प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में जाता है। 2 दिन का समय तो गुजर जाता है, लेकिन इदरीस अपने घर वापस नहीं आता है। इसीलिए इदरीस की पत्नी कनीजा अपने पति के नंबर पर फोन करती है, लेकिन अब इदरीस का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद इदरीस का बेटा शहजाद उसके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पर फोन करता है और अपने अब्बू के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन बावजूद इसके इदरीस का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इधर शहजाद को जब मालूम चलता है कि उसके अब्बू प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में व्यापारियों से पैसा लेने के लिए गए हैं, क्योंकि जितने भी व्यापारी होते हैं सबका रिकॉर्ड फैक्ट्री में दर्ज होता है। शहजाद फैक्ट्री में जाता है, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर वाले व्यापारियों का नंबर लेकर दोनों के नंबर पर फोन करता है और उनसे अपने अब्बू के बारे में पूछताछ करता है। तो दोनों व्यापारी शहजाद को एक ही जवाब देते हैं कि 11 अप्रैल को इदरीस हमारे पास आया था, हमारे पास से 5 लाख रुपए कैश लेकर 13 अप्रैल को यहां से रवाना भी हो गया था। जब 5 लाख रुपए कैश लेने की बात कहते हैं, ये सुनकर शहजाद को अब डर सताने लगता है कि कहीं उसके अब्बू के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। इसीलिए शहजाद अपनी अम्मी को लेकर नजदीकी थाने में जाता है और अपने अब्बू का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद पुलिस भी इदरीस की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, जब इदरीस का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस इदरीस के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है, साथ ही साथ उसके मोबाइल नंबर का आखिरी लोकेशन भी निकालती है। जब उसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन निकालती है तो इदरीस के मोबाइल का आखिरी लोकेशन 13 अप्रैल को अमरोहा जिले के अंतर्गत रामपुर कला गांव का दिखाता है। पुलिस जब इदरीस के मोबाइल का कॉल डिटेल चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से इदरीस के नंबर पर 13 अप्रैल को लगभग 50 बार फोन किया गया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी फरीदा बेगम के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये फरीदा कोई और नहीं बल्कि इदरीस के ही पड़ोस की रहने वाली है।
है। फरीदा के पति का नाम है मोहम्मद आरिफ। आरिफ जो साइकिल रिपेयरिंग का काम करता है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस तुरंत ही फरीदा के घर पर जाती है और वहां से फरीदा को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर फरीदा से इदरीस के बारे में पूछताछ करती है। इधर फरीदा जब अपने सामने पुलिस वालों को देखती है, देखकर एकदम से डर जाती है और बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। दरअसल फरीदा पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, इदरीस अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल 13 अप्रैल को ही मेरे शौहर और मेरे भाई ने इदरीस की हत्या कर दिया है। लेकिन फरीदा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले, जब फरीदा इदरीस की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है। फरीदा जो भले ही गरीब परिवार से है, लेकिन दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। फरीदा जब पहली बार इदरीस की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, इधर इदरीस जब पहली बार फरीदा को देखता है तो फरीदा की खूबसूरती देखकर इदरीस की नीयत खराब हो जाती है। उसके बाद इदरीस जब भी अपनी फैक्ट्री में जाता है, किसी न किसी बहाने से फरीदा से बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि उसकी कंपनी में जितने भी मजदूर होते हैं सबसे ज्यादा सैलरी फरीदा को ही देने लगता है और किसी न किसी बहाने से अक्सर उसे अपने पास भी बुलाने लगता है और उसकी काफी आवभगत भी करने लगता है, जिसे देखकर फरीदा को भी समझने में देर नहीं लगती है कि इदरीस उसे पसंद करने लगा है। दरअसल फरीदा भी कहीं ना कहीं इदरीस को पसंद करने लगती है और आखिरकार इदरीस की मेहनत एक दिन रंग लाती है और फिर इदरीस और फरीदा के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच में जैसे ही अवैध संबंध शुरू होता है, इस बात की जानकारी फरीदा के पति आरिफ के साथ साथ इदरीस के घर परिवार वालों को भी मालूम चल जाता है। ये सिलसिला लगभग 1.5 सालों तक चलता है। हालांकि इदरीस के घर परिवार वाले उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगता है, इदरीस फरीदा से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। इधर इस बात की जानकारी जब फरीदा के पति आरिफ को मालूम चलता है, आरिफ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि जो काम तुम कर रही हो वो सब छोड़ दो, क्योंकि इस वजह से समाज में हमारी काफी बदनामी हो रही है। दरअसल आरिफ की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो जाकर इस बारे में इदरीस से बातचीत कर सके, इसीलिए आरिफ अपनी पत्नी को ही समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके फरीदा अपने पति की कोई बात नहीं मानती है और अक्सर इदरीस से मुलाकात करती रहती है। लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। इधर फरीदा एक और बेटे को जन्म देती है, लेकिन जैसे ही उसका तीसरा बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, इदरीस फरीदा से कहता है कि ये बेटा तुम्हारे पति आरिफ का नहीं बल्कि मेरा है। धीरे धीरे ये बातें आस पड़ोस के लोगों को भी मालूम चल जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय और गुजरता है, इस घटना से लगभग 15 दिन पहले एक दिन रात के समय इदरीस फरीदा के नंबर पर फोन करता है। उस वक्त फरीदा जो अपने पति के ही बगल में सो रही थी, इदरीस जैसे ही उसके नंबर पर फोन करता है, फरीदा वहां से उठ जाती है और फोन ले जाकर बगल के कमरे में जाकर बातचीत करने लगती है। इदरीस फरीदा के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि अब इदरीस फरीदा को समझा
समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पति के रहते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। दरअसल मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूंगा। उसके बाद हम दोनों निकाह कर लेंगे। इदरीस जब आरिफ को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, फरीदा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें इस तरह का कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम दोनों के बीच में जैसा रिश्ता चल रहा है वैसा ही चलने दो। इधर फरीदा जब इदरीस से बातचीत करके वापस अपने बिस्तर पर सोने के लिए आती है, ये सारी बातें उसका पति आरिफ सुन लेता है। लेकिन उस वक्त आरिफ अपनी पत्नी से कोई पूछताछ नहीं करता है, बल्कि जैसे ही सुबह होती है आरिफ अपने बच्चों का हवाला देकर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, तुम जो इदरीस से बातचीत कर रही थी वो सारी बातें मैंने सुन लिया है। दरअसल एक न एक दिन इदरीस मुझे जरूर मार डालेगा, लेकिन तुम इतना याद रखना कि आज तो इदरीस तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन जिस दिन इदरीस का तुमसे भी दिल भर जाएगा वो तुम्हें भी मार डालेगा। बेहतर है कि तुम अभी भी सही रास्ते पर आ जाओ। जब अपने बच्चों का हवाला देकर तरह तरह की बातें कहकर आरिफ अपनी पत्नी को समझाता है, तब कहीं जाकर फरीदा की आंख खुलती है। आरिफ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि एक न एक दिन इदरीस मुझे जरूर मार डालेगा। इससे पहले कि इदरीस मुझे मार डाले मैं ही इदरीस को खत्म कर देता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आरिफ जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, फरीदा भी अपने पति का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद फरीदा और उसका पति इदरीस को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल आरिफ अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे बुलाने पर इदरीस कभी नहीं आएगा, बल्कि तुम इदरीस के नंबर पर फोन करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। उससे कहना कि जो कुछ भी तुम दोनों के बीच में चल रहा है वो सब मुझे मालूम चल चुका है। उससे कहना कि मेरा पति मुझसे तलाक लेना चाहता है, लेकिन इससे पहले एक बार तुमसे बातचीत करना चाहता है। जब वो तुमसे मिलने के लिए आएगा मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। जैसे ही अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है, फरीदा अपने पति से कहती है कि दरअसल इदरीस प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में अपने व्यापारियों से पैसा लेने के लिए गया है। जैसे ही बाहर जाने की बात कहती है, आरिफ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि इससे बढ़िया मौका हमारे पास नहीं हो सकता है। तुम तुरंत ही इदरीस के नंबर पर फोन करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। 13 अप्रैल की सुबह सुबह जब फरीदा इदरीस के नंबर पर फोन करती है, इधर इदरीस अपने व्यापारियों से 5 लाख रुपए लेकर अपने घर के लिए रवाना होता है। लेकिन इदरीस जब अपने घर रवाना होता है अपना मोबाइल साइलेंट मोड में डालकर अपनी जेब में रख लेता है। इधर फरीदा लगातार इदरीस के नंबर पर फोन करती है, लेकिन इदरीस को मालूम ही नहीं चलता है। जैसे ही इदरीस बस अड्डे पर उतरता है और जब वो अपना मोबाइल बाहर निकालता है तो देखता है कि उसके मोबाइल पर फरीदा ने लगभग 50 बार फोन किया था, जिसे देखकर इदरीस भी एकदम से परेशान हो जाता है कि आखिरकार फरीदा ने उसके नंबर पर इतनी बार फोन क्यों किया है। इदरीस तुरंत ही फरीदा के नंबर पर फोन लगाता है। जैसे ही फोन करता है फरीदा उससे पूछती है कि तुम कहां पर हो। इदरीस कहता है कि मैं अभी अभी बस
अड्डे पर पहुंचा हूँ। फरीदा इदरीस से कहती है कि मेरा पति तुमसे बातचीत करना चाहता है। दरअसल वो मुझसे तलाक लेना चाहता है और इसी सिलसिले में वो तुमसे बातचीत करना चाहता है। अगर बातचीत करना चाहते हो तो तुम बस अड्डे पर ही रुको, मैं अपने पति के साथ वहीं पर पहुंच रही हूँ। फरीदा जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, ये सुनकर इदरीस एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि मैं यहीं बस अड्डे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। इधर फरीदा भी अपने पति आरिफ को लेकर बस अड्डे पर पहुंच जाती है। जब वहां पर पहुंचती है, फरीदा इदरीस से कहती है कि हम यहाँ पर बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि रामपुर गांव में मेरा एक भाई है जिसका नाम है फरमान। दरअसल इसी सिलसिले में फरमान भी तुमसे बातचीत करना चाहता है। फरमान ने हमें अपने घर पर दावत दिया है, तुम भी हमारे साथ वहीं चलो और वहीं बैठकर बातचीत कर लेंगे। इदरीस भी फरीदा की बात मान लेता है और फिर इन दोनों के साथ अमरोहा के रामपुर कला गांव फरमान के घर पर पहुंच जाता है। जब उसके घर पर पहुंचता है तो इदरीस दोनों से कहता है कि पहले मुझे शराब चाहिए। आरिफ कहता है कि अगर शराब पीना है तो मार्केट में चलना होगा। जब मार्केट जाने की बात कहता है, इदरीस आरिफ की बात मान लेता है। उसके बाद आरिफ अपने साले फरमान और इदरीस के साथ मार्केट में जाता है। शराब की दुकान से शराब की कुछ बोतल खरीद लेते हैं। जब शराब खरीद लेते हैं, फरमान दोनों से कहता है कि हम यहाँ बैठकर शराब नहीं पी सकते हैं, बल्कि गांव के बाहर मेरा एक आम का बगीचा है जहां पर कोई आता जाता नहीं है, हम वहीं चलते हैं और फिर आराम से बैठकर शराब पीते हैं। उसके बाद फरमान इन दोनों को लेकर अपने गांव के बाहर आम के बगीचे में जाता है। जब आम के बगीचे में पहुंचते हैं, बैठकर शराब तो पीते ही हैं, साथ ही साथ आरिफ इदरीस को काफी समझाने की कोशिश करता है। आरिफ इदरीस से कहता है कि तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि हम बेहद ही गरीब परिवार से हैं। तुम्हारे पास तो अच्छा खासा पैसा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। जब अपने बच्चों के भविष्य खराब होने की बात कहता है, इदरीस उससे कहता है कि तुम्हारा जो तीसरा बेटा हुआ है, दरअसल वो तीसरा बेटा तुम्हारा नहीं बल्कि वो मेरा बच्चा है और मैं हर हाल में फरीदा से जरूर निकाह करूंगा। जैसे ही आरिफ के तीसरे बेटे को अपना बेटा होने की बात कहता है, ये सुनकर आरिफ और उसका साला फरमान दोनों काफी गुस्से में आ जाते हैं। इतना काफी गुस्से में आ जाते हैं कि उसी वक्त ही इदरीस का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। इधर इदरीस जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद फरमान अपने घर पर जाता है और वहां से एक फावड़ा उठा कर लाता है और उसी फावड़े से बगीचे में ही एक 5 फुट का गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में इदरीस की डेड बॉडी डालकर मिट्टी भर देते हैं। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी को गड्ढे में डालते हैं, उससे पहले ही फरमान और आरिफ उसके पास से 5 लाख रुपया भी ले लेते हैं, साथ ही साथ उसका मोबाइल भी ले लेते हैं। मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन उन पैसों को दोनों आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं और फिर वहां से अपने घर चले जाते हैं। वाकई में फरीदा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस फरीदा की तहरीर पर उसके पति और उसके भाई को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है और फिर इन तीनों के बताए हुए जगह पर जाती है और जाकर गड्ढा खुदवाती है। आखिरकार उस गड्ढे से इदरीस की डेड बॉडी
बरामद हो जाती है। पुलिस सबसे पहले इदरीस की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इन तीनों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।